अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर में हम लोग आपकी बुक का टॉपिक है 4.5 उसको हम स्टडी करेंगे। दैट इज प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स बेसिकली टॉर्क्स को कहते हैं, जो कि हमने पीछे पढ़े भी। तो टॉर्क्स का जो प्रिंसिपल है वो क्या है, हमने बेसिकली उसको देखना है। स्टूडेंट्स ये एक डायग्राम है, आपकी बुक के ऊपर भी बनी हुई है। डायग्राम कुछ इस तरह से है कि एक आपने देखा होगा ये सी सा एक अप एंड डाउन बच्चों के लिए अक्सर बॉक्स वगैरह में लगा होता है। तो एक तरफ अगर आपके पास 40 kg वेट हो, एक बच्चा हो जिसका 40 ग्राम जो है वजन है, और दूसरी तरफ हो 20 ग्राम वाला, तो ऑफ कोर्स जो चीज होगी वो 40 ग्राम की तरफ थोड़ी जो है वो झुकी होगी। अगर इस लाइन को हमने स्ट्रेट यहाँ पे बैलेंस करना है, तो बैलेंस करने का तरीका कार ये होता है कि दोनों साइड के ऊपर या तो उसका डिस्टेंस सेम होना चाहिए, मींस यहाँ से ये जो डिस्टेंस है ये भी 2 मीटर, ये भी 2 मीटर होना चाहिए था, और ये फोर्सेस भी क्या होनी चाहिए थी, सेम। अगर सेम फोर्सेस हों, यानी कि जितना मैथ इसका है उतना मैथ इसका भी है, तो दोनों का मैथ सेम होगा, तो ऑफ कोर्स वो क्या होंगे, दोनों एक जगह पे बैलेंस हो जाएंगे। दूसरी चीज ये हो सकती है कि इनका ये जो डिस्टेंस है वो थोड़ा सा चेंज करके जो है वो इसको हम बैलेंस कर सकते हैं। तो बेसिकली आज हम ये देखेंगे कि इसके अंदर जो हम लोग टॉर्क प्रोड्यूस होता है, पिछले लेक्चर में हमने टॉर्क पढ़ा का क्लॉकवाइज टॉर्क और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। तो दोनों टॉर्क्स जो है वो जब इक्वल होंगे तब ये चीज जो है वो आपकी क्या होगी, बैलेंस हो जाएगी या इक्विलिब्रियम में स्ट्रेट लाइन पे आ जाएगी। तो वो हमने देखना है कि वो टॉर्क्स जो है वो किस तरह से बैलेंस हैं भी या नहीं है। स्ट्रेस टॉर्क जो होता है उसकी हमें पता है, एक फार्मूला है, टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। अब ये बॉडी मास ए है, हम इसको ए कंसीडर कर लेते हैं, ये जो है हमारे पास बी है। इसकी वजह से टॉर्क कितना प्रोड्यूस होता है पहले वो फाइंड करेंगे, फिर इसकी वजह से जो हमारा 20 ग्राम है उसकी वजह से टॉर्क कितना प्रोड्यूस होता है। इन दोनों के टॉर्क्स को देखेंगे, देन हम देखेंगे वो दोनों टॉर्क इक्वल है या नहीं। अगर दोनों टॉर्क्स जो है वो इक्वल आते हैं, देन वी विल से कि हमारे पास जो ये बॉडी है ये क्या है, इक्विलिब्रियम में है। तो जब बॉडी इक्विलिब्रियम में होता है तो क्लॉकवाइज टॉर्क और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क जो होता है वो दोनों आपस में इक्वल होते हैं। तो स्टूडेंट्स फोर्स हम फाइंड करना चाह रहे हैं, फोर्स को हम डिफाइन कर सकते हैं वेट से। बेसिकली फोर्स जो है वो वेट के इक्वल होती है, जो कि अट्रैक्शन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टुवर्ड्स द अर्थ होती है, दैट इज कॉल्ड वेट। तो वेट किसके इक्वल होता है, mg के। तो अगर हम इस चीज को देखें तो इस बॉडी का a का जो वेट है, यानी कि हम कह लेते हैं wa या इसको कह लेते हैं fa, वो अगर फाइंड करना हो तो wa जो है हमारे पास होगा m into g। अगर देखें m की वैल्यू है 40 और g एज वी नो स्टूडेंट्स के g हमेशा कांस्टेंट रहता है, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है जिसकी वैल्यू के 10 होती है। तो wa जो है वो हमारे पास कितना होगा, 400 न्यूटन। यहां पे जो फोर्स नीचे की तरफ वेट लग रहा है दैट इज 400 न्यूटन है। और यहां पे अगर टॉर्क फाइंड करना हो तो टॉर्क आप यहां पे देखें, टॉर्क इज इक्वल टू r प्लस f। r की वैल्यू कितनी है, ये 1 मीटर, 1 मल्टीप्लाई बाय 400। तो टॉर्क ए की वजह से जो प्रोड्यूस होता है दैट इज 400 न्यूटन मीटर। ये हमारे पास क्या आ जाता है, टॉर्क ड्यू टू द ए। अब बी के ऊपर आए तो बी के ऊपर स्टूडेंट्स देखें, ये हमारे पास टॉर्क यहां पे एक फोर्स प्रोड्यूस होगी दैट विल बी wb इज इक्वल टू mg, और wb इज इक्वल टू होगा m उसका है 20 मल्टीप्लाई g क्या है 10। तो wb इज इक्वल टू क्या आ जाता है 200 जी 200 न्यूटन्स। ये wb आप 20 ये है और 10 g के साथ मल्टीप्लाई करेंगे आपको। और टॉर्क अगर फाइंड करना है तो टॉर्क इज इक्वल टू r प्लस wb या f जो हम लेते हैं r प्लस f। तो टॉर्क इज इक्वल टू r की वैल्यू है ये देखें 2 मीटर मल्टीप्लाई f कितना है 200। तो टॉर्क इज इक्वल टू कितना होगा 400 न्यूटन मीटर। दोनों केसेस के अंदर स्टूडेंट्स देखें कि जस्ट डिस्टेंस को वैरी करके, यानी कि मोमेंट आर्म को वैरी करके भी इनको क्या किया जा सकता है, बैलेंस किया जा सकता है। तो इन इक्विलिब्रियम जो प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स है वो ये कहता है कि इक्विलिब्रियम में जब कोई बॉडी होता है तो जो सम ऑफ ऑल द टॉर्क्स विल बी जीरो, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क इज इक्वल टू द क्लॉकवाइज टॉर्क। तो जब टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज होगा ta, उसकी डायरेक्शन t यहां पे है या अपर डायरेक्शन में है, तो tb जो होगा दोनों साइड में दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे तो टोटल टॉर्क जो होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये बेसिकली आपका प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट है। इफ अ सिस्टम इज इन इट्स इक्विलिब्रियम देन सम ऑफ क्लॉकवाइज टॉर्क्स अबाउट अ पॉइंट, ये पॉइंट है इसके इर्द-गिर्द, इसकी वजह से ये नीचे की तरफ जब फोर्स लगेगा तो टॉर्क क्या होगा, ऊपर की तरफ। तो यहां पे जो टॉर्क है वो प्रोड्यूस होगा टॉर्क
ए की वजह से जब ये बॉडी नीचे की तरफ आएगा तो यहाँ पे एक फोर्स जो है, एक जो टॉर्क है वो प्रोड्यूस होगा टॉर्क बी। ठीक है, तो ये आप देखेंगे इसकी डायरेक्शन होगी कुछ इस तरह से और यहाँ पे डायरेक्शन होगी कुछ इस तरह से। तो ये टॉर्क क्लॉकवाइज टॉर्क और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क दोनों हमेशा क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। तो दिस इज कॉल्ड द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। इसके साथ ही एक टॉपिक है हमारे पास स्टूडेंट्स जो कि है सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी। 4.6 टॉपिक है और ऐसा कुछ इतना खास इसमें हमने बेसिकली डेफिनेशन कर दिया है इसकी, बट थोड़ा सा हम इसको देखेंगे कि इन चीजों को हम कैसे एलैबोरेट भी कर सकते हैं साथ में। ये 4.6 है सेंटर ऑफ mass and center of gravity। स्टूडेंट्स किसी भी बॉडी का सेंटर ऑफ मास क्या है या सेंटर ऑफ मास बेसिकली कहते किस चीज को है। स्टूडेंट्स देखें, अगर आपके पास एक बॉडी है लाइक दिस, तो ये बॉडी हमेशा सॉलिड बॉडी जो भी या कोई भी होता है वो डिफरेंट पार्टिकल्स की मदद से मिलके बना होता है। हर बॉडी डिफरेंट पार्टिकल्स यानी डिफरेंट पॉइंट्स होते हैं जिसमें डिफरेंट पार्टिकल्स हैं उनके मदद से मिलके बनता है। और स्टूडेंट्स इसका मास है m1, इसका m2, m3, m4, m5 एंड सो ऑन mn तक। हर पार्टिकल का अपना मास होता है और हर पार्टिकल का ये सारे मास मिलते हैं तो इस पूरे ऑब्जेक्ट का हमें टोटल मास मिलता है उस सूरत में जब ये स्मॉल स्मॉल सारे मासेस क्या होते हैं, जमा होते हैं। इसका वजन है 2 kg, इसका 2 kg, इसका 3 kg, इसका 5, इसका 7, इसका तो टोटल कैसे निकालेंगे 2 + 2 + 5 + 3 + 7 एंड सो ऑन। सभी का मास ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, टोटल मास आएगा बॉडी का। तो स्टूडेंट सेंटर ऑफ मास जो है वो बेसिकली जब हम डिफाइन करते हैं तो सेंटर ऑफ मास हमने इस पूरे बॉल का देखना है, ना कि इस एक पार्टिकल का। तो सेंटर ऑफ मास बेसिकली वो पॉइंट होता है किसी भी बॉडी के अंदर कि द सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी इज द पॉइंट where all the mass of the body is concentrated। center of mass is a point where all the mass of the body is concentrated। ऐसा पॉइंट जिसके ऊपर बॉडी का तमाम मास कंसंट्रेट हुआ होता है, तमाम मास जो है वो उस पॉइंट के ऊपर जमा होता है, दैट पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ मास। ये इसकी डेफिनेशन है। नंबर 2, हाउ टू फाइंड सेंटर ऑफ मास जो है वो फाइंड कैसे किया जाता है। ये एक तरीकाकार होता है हमारे पास जिसकी मदद से हम सेंटर ऑफ मास को जो है वो फाइंड कर सकते हैं। स्टूडेंट सेंटर ऑफ मास फाइंड करने का आसान सा तरीका है वो ये है, ये पेंसिल है यहां पे मैंने रखी है, अगर मैं इसके ऊपर यहां से फोर्स लगाता हूं ये रोटेट कर देगा, यहां से लगाता हूं रोटेट। सिर्फ एक इसका सेंटर पॉइंट ऐसा होता है जहां पे आप जैसे पॉइंट लगाओ, फुटबॉल है ना, फुटबॉल हमने देखा एक कई दफा होता है किक करो, एक साइड में किक करो तो किसी एक तरफ जाएगा, लाइक दिस हम देखते हैं फुटबॉल है, उसको आपने यहां से किक की तो वो इस तरफ चला जाएगा। अब यहां पे अगर किक किया तो उसकी डायरेक्शन मूवमेंट कहां पे होगी, यहां पे। एक पॉइंट ऐसा होता है यहां बिल्कुल सेंटर पे, यहां पे भी किक लगाओगे तो थोड़ा सा इस तरफ कहीं पे भी रोटेट, यहां ये जो पॉइंट होता है जहां पे ऊपर आप पॉइंट फोर्स लगाओ और वो फुटबॉल स्ट्रेट लाइन में लीनियर एक्सेलरेशन उसके अंदर, किसी भी बॉडी के अंदर वो पॉइंट जहां पे जब फोर्स अप्लाई की जाए तो बॉडी के अंदर लीनियर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो, यानी कि बॉडी स्ट्रेट लाइन के ऊपर मूव करे, ये जो पॉइंट होता है दैट पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ मास। कि यहां पे आपने पॉइंट के ऊपर फोर्स लगाई, बॉडी सीधा इसी लाइन पे चला गया, तो इस पॉइंट को जहां पे फोर्स लगाने से बॉडी के अंदर स्ट्रेट लाइन मोशन प्रोड्यूस होती है उस पॉइंट को बेसिकली क्या कहते हैं, हम सेंटर ऑफ मास कहते हैं। तो सेंटर ऑफ मास निकालने का तरीका ये होता है, आपने ये पेंसिल रखी यहां पे मारा, आगे चली गई, थोड़ा इधर किया फिर इधर हो गए, फिर इधर, तो विदाउट रोटेशन उसी सूरत में मूव करेगी जब इसके एग्जैक्टली सेंटर के ऊपर आप पंच करेंगे या फोर्स लगाएंगे। तो वो पॉइंट जहां पे फोर्स लगाएं और बॉडी जो है वो स्ट्रेट लाइन में आगे चला जाए उसको हम जो है सेंटर ऑफ मास कहते हैं। और इसको फाइंड करने का तरीका भी यही होता है, आप इसके ऊपर फोर्स लगाते जाए डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर, किसी एक पॉइंट के ऊपर बॉडी विदाउट रोटेट किए सीधा मूव करेगा, वो जो पॉइंट होगा वो उसका सेंटर ऑफ मास होता है। स्टूडेंट इसी के साथ हमारे पास एक पॉइंट है दैट इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी। दूसरा इसका इसी के सब टॉपिक में आता है दैट इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ
बेसिकली स्टूडेंट्स ग्रेविटी जी किससे डिफाइन होता है हमारे पास वेट की मदद से। एज यू नो वेट इज इक्वल टू mg और ग्रेविटी हमें यहां पे मिलता है ग्रेविटी। तो स्टूडेंट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी हर एक पॉइंट अगर आपने अभी देखा तो हर पॉइंट का अगर यहां पे इस पॉइंट का मास है कोई एक मास तो एक फोर्स g के साथ ये नीचे की तरफ जा रहा है यानी इस पूरे पॉइंट का एक वेट होगा। ये वाला पॉइंट है यहां पे इसकी ग्रेविटी यहां पे इसका मास दोनों के कॉम्बिनेशन से mg। तो अगर इस बॉडी का टोटल वेट निकालना है तो सम ऑफ ऑल द वेट्स के क्या होगा इक्वल होगा। तो स्टूडेंट्स ये बेसिकली चीज है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो क्या है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज द पॉइंट वेयर ऑल द वेट ऑफ द बॉडी इज सपोज्ड टू बी एक्ट डाउनवर्ड, कि वो पॉइंट जहां पे इसको डिफाइन करते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी द पॉइंट एट विच एंटायर वेट which entire weight of the body, इस बॉडी का पूरा जो वेट है हर एक पार्टिकल का वेट W1 W2 W2 और सारे वेट्स जो है इज supposed to be act ऐसा पॉइंट जिसके ऊपर आपको लगता है कि सारे का सारा वेट जो है वो कंसंट्रेटेड है उस बॉडी का, वो पॉइंट जो होता है बेसिकली सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है। स्टूडेंट्स अगर आपके पास एक स्फीयर हो कंप्लीट एक अच्छा स्फीयर जो है कंप्लीट स्फीयर जिसको कहते हैं कंप्लीट गोल चीज, तो आप उस चीज को यहां से थ्रो करें तो जो वो उसकी टिप जमीन के साथ जाके टकराती है दैट इज बेसिकली सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है। ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो पॉइंट होता है जहां पे कि उस बॉडी का सारा जो वेट होता है वो कंसंट्रेटेड होता है। तो उस वेट को फाइंड करने के लिए डिफरेंट तरीके हैं। मसलन आपके पास अगर स्ट्रेट इस तरह का रॉड है उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना हो तो क्या होगा, और कोई अगर डिफरेंट बार रेगुलर शेप है उसको निकालना हो तो कैसे निकालेंगे हम उसको देखते हैं। पेंसिल वगैरह का स्टूडेंट्स आसान है सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना। अगर आपके पास कुछ इस तरह से रॉड है जिसका कि आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना चाह रहे हैं, करें ये कि उसको अपनी दोनों फिंगर्स के ऊपर स्ट्रेट लाइक इस तरह से फिंगर्स के ऊपर उसको कंसीडर कर लें लाइक दिस। आपने उसके ऊपर क्या किया है दो फिंगर्स डाल के फिंगर्स को मूव करते जाए जब ये फिंगर्स मिल जाती है, और अगर आपका बॉडी अभी तक गिरा नहीं है, ठीक है, कि साइड पे नहीं गिरा बिल की पेंसिल, तो ये जो पॉइंट होगा कि जहां पे बिल्कुल एग्जैक्टली सेंटर पे ये उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है। ठीक है, तो ये रॉड का निकालने का तरीका ये होता है। इसके अलावा हमारे पास कुछ इररेगुलर शेप्स हो सकती हैं, उन इररेगुलर शेप्स का हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे निकालते हैं हमने वो देखना है। ये तो आसान है और एक आमतौर पे सिर्फ रॉड वगैरह का निकाला जा सकता है, लेकिन स्टूडेंट ये हमारे पास एक ही शेप है थोड़ी सी डिफरेंट बनी है, इसमें हम देखते हैं पॉइंट्स कुछ ले लेते हैं। स्टूडेंट्स ये हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं, इस बॉडी का इररेगुलर बॉडी है, इसके लिए इसको फाइंड करने के लिए एक प्लम्ब लाइन का मेथड होता है जिसको कि हम कहते हैं प्लम्ब लाइन। प्लम्ब लाइन का मेथड होता है जिसकी मदद से कि इसकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है उसको बेसिकली फाइंड किया जा सकता है। स्टूडेंट्स तरीका कार ये होता है, ये हमारे पास फर्स्ट पॉइंट है, ये 1 ये 2 ये 3 4 और 5, इस तरह से ये अब थोड़ा सा 1 यहाँ पे, ये 2 3 4 एंड 5, ठीक है, ये आपके पास अभी 1 2 3 4 एंड 5 इस तरह से हमारे पास पॉइंट्स हैं। स्टूडेंट्स करना यह है किसी एक पॉइंट के ऊपर यहाँ पे आप क्या करेंगे एक वेट को लटका दें लाइक दिस यहाँ पे, और ये लाइन आप नोट कर लें कि हमने ये लाइन नोट कर लिया जिसके ऊपर कि हमने वेट को क्या किया है लटका दिया। जब यहाँ पे आए आप पॉइंट 2 के ऊपर उसी वेट लाइन को क्या करें लटका दें। इसकी लाइन ये बन रही थी लाइक दिस, ये हमारे पास जो थी वो एक फर्स्ट ये वाली लाइन थी जो कि हमने पहले ड्रॉ की थी। अब P के लिए हमने ड्रॉ किया, ये हमारे पास B की लाइन आ गई। अब इसी तरह से ये देखिए अगर ये इस तरह से A की लाइन थी हमारे पास, यहाँ पे ये हमारे पास जो है वो B लाइन थी, ये थर्ड पॉइंट के ऊपर आपने ड्रॉ किया और ये आपके पास C प्लम्ब लाइन है।
सो थोड़ी सी डायग्राम्स डिफरेंट भी हो सकती है, बट मेथड जो है वो मैं बेसिकली आपको बताना चाह रहा हूँ। अब ये करेंगे, एक बॉडी लेंगे, रेगुलर बॉडी, इसके ऊपर डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर आप मैस को लटका दें। मैस को लटकाएंगे, जाहिर सी बात है कोई मैस है वो लटकेगा नीचे की तरफ, तो वहां पे आप एक लाइन ड्रॉ करना है स्ट्रेट स्केल के साथ, ये लाइन आप ड्रॉ कर लें। देन उस बॉडी को रोटेट करें, ये पॉइंट 2 वाला यहाँ पे था, रोटेट करके आप इसको ऊपर ले गए और उसके ऊपर आप वही बॉडी जो है वो लटका दें। पॉइंट 2 की तरफ से एक दूसरी लाइन बन जाएगी, वहां पे आप उसको स्केल को ड्रॉ कर लें जहां पे भी आपकी वो लाइन बन रही है। देन उसको मजीद रोटेट करें, तीसरा पॉइंट जो है उसको ऊपर लेके आए, तीसरा पॉइंट उसकी मदद से दोबारा से क्या बनेगी, एक लाइन बनेगी जो कि आप मार्क की होगी आपने शीट के ऊपर या कहीं पे भी आपने वो लाइन क्या है मार्क की हुई है। फर्स्ट लाइन को भी मार्क कर लें, दूसरी को भी मार्क कर लें, थर्ड को भी मार्क कर लें। देन अगर मजीद करना चाहते हैं इसको मजीद रोटेट करें, 4 वाला यहाँ टॉप पे ऊपर ले गए जहां पे आपने 1 रखा था, फिर 2 रखा था, वहां पे आप 3 को रखें, 3 के बाद आप 4 को रखें, फिर लाइन ड्रॉ करें। स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि ये सारी की सारी जो लाइंस ड्रॉ होती हैं, यानी फ्लम लाइंस, इनका एक कॉमन पॉइंट होगा जहां पे कि ये सारी आपस में इंटरसेक्ट कर रही होंगी। अगर आपने ये पॉइंट्स जो रखे हैं ये सही तरह से रखे हैं, लाइंस ड्रॉ करते जाएं, डिफरेंट लाइंस बनाते जाएंगे, आप देखेंगे एक पॉइंट ऐसा होगा जहां पे वो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट होंगी। तो ये जो पॉइंट होता है दैट पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो स्टूडेंट सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालने का एक प्रोसेस ये होता है प्लम लाइन मेथड, इसको कहते हैं। आप क्या करें, एक पॉइंट लें, पॉइंट के ऊपर मैच लगा दें, लाइन ड्रॉ करें, रोटेट करें, दूसरा पॉइंट उसी जगह पे लेके आए जहां पे आपने पहला रखा था, फिर लाइन ड्रॉ करें, फिर तीसरा उस जगह पे ले गए, देन ड्रॉ करें, फोर्थ फिफ्थ ले गए, सभी लाइंस आप ड्रॉ करते जाएंगे तो वो लाइंस एक पॉइंट के ऊपर मिल रही होंगी। आप देखेंगे वो जो पॉइंट होता है दैट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो इसकी मदद से जो है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो फाइंड किया जा सकता है। फ्रेंड इसके साथ हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक है 4.6 के बाद हमारे पास 4.7 है दैट इज कॉल्ड कपल। 4.7 और इसको हम जो है वो कपल का नाम देते हैं। स्टूडेंट्स कपल जो है वो क्या है कि हमारे पास कुछ फोर्सेस होती हैं, अगर दो फोर्सेस है हमारे पास और वो दो फोर्सेस कपल, स्टूडेंट्स अक्सर हम देखते हैं जोड़ा जो है एक आम तौर पे वर्ड यूज किया जाता है फैमिली में या कुछ इस तरह से भी। तो देखिए अगर आपके पास एक जोड़ा है किसी शादी का, जैसे हम लोग आम तौर लोगों का होता है मियाँ बीवी या कुछ, स्टूडेंट्स होता यह है कि अब वो दोनों मियाँ बीवी हैं, बेशक डिफरेंट कास्ट जो है कास्ट थी उनकी, बेसिकली डिफरेंट उनकी जीन्स है, बट आफ्टर मैरिज जब वो दोनों एक साथ हैं तो उनका जो एक काम है वो क्या है कि एक घर को कंप्लीटली, यानी कि उनका जो मकसद है वो सेम है कि घर को चलाना है। यानी दो डिफरेंट जहन, दो डिफरेंट लोग, दो डिफरेंट खानदान मिलते हैं और एक घर चलाने के लिए, एक काम कॉमन करने के लिए क्या करते हैं कि वर्क शुरू करते हैं। बट स्टूडेंट्स सेम वही चीज हम कपल फोर्स में लेके आते हैं जब, तो हमारे पास दो फोर्सेस हैं जिनकी डायरेक्शन हमेशा अपोजिट होती है। डायरेक्शन अपोजिट होने का मतलब है मैग्नीट्यूड उनकी सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है, सम करें तो जीरो हो जाएगा, बट उनका पॉइंट ऑफ एक्शन जो होता है वो डिफरेंट होता है और उनका काम है किसी बॉडी को रोटेट करवाना। लाइक हम स्टीयरिंग, आपको पता है स्टूडेंट स्टीयरिंग होता है, स्टीयरिंग गाड़ी का, एक ने यहां से एक हाथ से पकड़ा होता है, एक हाथ से यहाँ, ये हाथ ऊपर की तरफ जा रहा है और द मोमेंट ये नीचे की तरफ आ रहा होता है, ये ऊपर जाता है, ये नीचे आ जाता है। अगर ये दोनों हो, दोनों ऊपर जा रहे हो, दोनों नीचे, हो ही नहीं सकता क्योंकि बॉडी कभी भी वो हैंडल आपका नहीं, वो ऊपर दोनों को लेके जाए हैंडल तो घूमेगा ही नहीं, वहीं का वहीं, या नीचे करें नहीं घूमेगा, एक ऊपर जाएगा दूसरा ऑन द सेम मोमेंट क्या करेगा नीचे की तरफ। मींस अगर आपके पास कुछ इस तरह का एक स्टीयरिंग होता है, एक हाथ से आपने यहाँ पे F1 फोर्स लगाई है और एक हाथ से यहाँ पे आपने F2 स्टीयरिंग के ऊपर जो है वो आपने क्या किया फोर्स कर, ये वाली फोर्स अगर ऊपर की तरफ होगी F2 तो F1 ऑन द सेम मोमेंट क्या होगी नीचे की तरफ, दोनों सेम है। तो अगर दो फोर्सेस की डायरेक्शन जो है वो अपोजिट हो, यानी कि ये 10 न्यूटन ऊपर की तरफ, ये 10 न्यूटन नीचे की तरफ, तो 10 - 10 टोटल फोर्स कितनी हो जाएगी, यानी कि सिग्मा F टोटल फोर्स इक्वल टू 0 हो जाएगी। बट उनकी वजह से क्या होगा, इसके अंदर एक कपल प्रोड्यूस होगा। तो ये बेसिकली डेफिनेशन है, अ कपल इज कंसिस्ट ऑफ टू पैरेलल फोर्सेस दैट आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। डिफाइन हम कर सकते हैं जैसे इसको, अ कपल इज फॉर्म, नहीं एक कपल जो है वो बनता क्या है, consist of formed of or consist of two parallel forces which have same magnitude and
ऑपोजिट डायरेक्शन with different point of action। पॉइंट ऑफ एक्शन जो होता है उन दोनों का क्या होता है, डिफरेंट होता है। ये ऊपर की तरफ ये इससा नहीं है कि ये यहां पे लग रही, अगर एक फोर्स किसी बॉडी के ऊपर देखें यहां से दूसरी यहां से लग रही हो तो क्या होगा, दोनों फोर्स एक दूसरे कैंसिल, कुछ भी नहीं होगा। बट अगर ये फोर्स, एक फोर्स यहां से लग रही है और दूसरी यहां से, तो ये क्या करेगी, इस चीज को रोटेट करने लग जाएगी। इसका मतलब है कपल ऑलवेज प्रोड्यूस रोटेशन, कपल जस्ट प्रोड्यूस रोटेशन। कपल क्या करता है, हमेशा किसी बॉडी के अंदर रोटेशन प्रोड्यूस करता है। स्टूडेंट्स, तो ये हमारा बेसिकली टॉपिक है जो कि है कपल प्रोड्यूस होता है दो बॉडीज की, दो फोर्सेस की वजह से जिनकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड सेम होती है, बट पॉइंट ऑफ एक्शन दोनों का क्या होता है, डिफरेंट होता है। और कपल की मदद से हमेशा क्या होता है, किसी भी बॉडी के अंदर जो है वो रोटेशन प्रोड्यूस होती है। स्टूडेंट्स, ये आज का हमारा लेक्चर था जिसमें कि हम लोगों ने फर्स्ट ऑफ ऑल देखा कि जो है प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स क्या है, देन जो फोर्स हैं, बॉडीज हैं, उनका सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है, और उन दोनों को फाइंड कैसे किया जाता है। प्लम प्लान का मेथड जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी के लिए ये मेन टॉपिक है आपका। बेसिकली इसको आपने अच्छे से जो है वो तैयार करना और समझना था। प्लस इसमें हमने देखा कि कपल क्या चीज है। तो होप सो स्टूडेंट्स कि ये जो लेक्चर है ये आपको क्लियर होगा। अगर इस लेक्चर से रिलेटेड हो आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप जो है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आई विल आंसर योर क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच।